मित्रों नमस्ते जी। संगीत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को शुरू करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि पूछा जाए चार ताल, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 मात्राओं का ताल जो होता है वह चार ताल है। इसमें 4 ताली होता है और 2 खाली होता है। ताली देखिए 1 2 3 4, 4 ताली है और 2 खाली है। तो याद रखिएगा चार ताल में 4 ताली 2 खाली और 12 मात्रा होता है। और विभाग कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 विभाग होता है। इसका बोल क्या है? धा धा दिन ता, किट धा दिन ता, तिट कत गति गन। तो इस तरह का बोल है। अगला प्रश्न देख लीजिए। थाटों के नाम से जिन रागों का नाम पड़ा है उनको आश्रय राग कहा जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि 10 थाट होता है, इसलिए 10 राग इनके नाम पर बने हैं। और आश्रित रागों या आश्रय रागों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो आश्रित रागों की संख्या 10 हो जाती है, याद रखिएगा। जिन जिन थाटों के नाम से रागों का नाम है वे सभी राग आश्रय राग कहलाते हैं। देखिए, ठुमरी गायन शैली जो है किन किन रागों में होती है? तो राग भैरवी, राग काफी, राग खमाज, इन सभी रागों में ठुमरी गाई बजाई जाती है। ठीक है जी। अगला देखिए, स्वर समूह को पहचानिए, इससे कौन सा राग झलक रहा है? तो पग रेग रेसा धसा, इससे राग भूपाली का बोध होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, कोमल निषाद वाले राग कौन कौन हैं आपसे पूछा जाए तो राग काफी, राग असौरी, राग बागेश्वरी, राग भैरवी, इन सभी में कोमल निषाद का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राग खमाज, राग वृंदावनी सारंग, राग देश, राग काफी के अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग होता है। कोमल निषाद का प्रयोग इन सभी रागों में होता है। खमाज, वृंदावनी सारंग, रागदेश, राग काफी, इन सभी में कोमल निषाद इनके अवरोह में लगता है, याद रखिएगा। क्योंकि इनके थाट में जो है, जनक थाट में कोमल निषाद लगता है। जैसे खमाज में कोमल निषाद लगता है, खमाज थाट में, तो ये खमाज थाट का आश्रय राग है। अब देखिए, प तीबर म ग म ग रेसा से किस राग का झलक होता है? तो राग बिहाग का बोध होता है। प म ग म ग रेसा, तो ये राग बिहाग का बोध कराता है। ठीक है जी। अगला देखिए प्रश्न, कोमल नी ध म प ध, कोमल ग अ म, कोमल ग रे सा, इससे कौन सा राग का बोध होता है? तो राग बागेश्वरी का बोध हो रहा है। इससे राग बागेश्वरी की छाया इससे झलकती है। देखिए, म प, ये दो स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते। तो मध्यम और पंचम किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है जी। अगला देखिए, नाद के ऊंचा नीचा होने से इसका क्या अर्थ होता है? स्वर का ऊंचा नीचा होना। नाद जब आपका ऊंचा नीचा होगा तो स्वर आपका ऊंचा नीचा होगा। मतलब स्वर की ऊंचाई नीचाई नाद की ऊंचाई नीचाई पर निर्भर करता है। देखिए, ऊंचे स्वर से आंदोलन बढ़ता है। ऊंचा जब स्वर करिएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो उसका आंदोलन मतलब कंपन उसका बढ़ेगा। देखिए, ऊंचे स्वर से आंदोलन बढ़ता है। देखिए, ऊंचे स्वर होने पर तार की लंबाई घटती है। ऊंचे स्वर जब करिएगा मतलब जोर से गाइएगा तो उससे आपका सांस जो है घटेगा, अर्थात तार की लंबाई घट जाएगी। देखिए, स्वर नीचा होने पर आंदोलन संख्या घटती है। जब आप मध्य सप्तक में गाइएगा तो उसमें कंपन कम कर पाते हैं, इसलिए इसको आंदोलन इसकी कम हो जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तार के आंदोलन की चौड़ाई बढ़ने से नाद बड़ा होता है। तो तार के आंदोलन मतलब आपके आवाज़ में जो कंपन होगा वो जब बढ़ेगा तो आंदोलन की संख्या बढ़ने से नाद भी बड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, एक सप्तक में एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, षडज, मध्यम और पंचम की प्रत्येक की 4 श्रुतियाँ मानी गई है। षडज, मध्यम और पंचम की प्रत्येक की 4 श्रुतियाँ मानी गई है। अब देखिए अगला प्रश्न, आजकल षडज मतलब सा की स्थापना पहली श्रुति पर मानी गई है। देखिए, चतुष चतुष चतुश्चैव दोहा संगीत रत्नाकर से लिया गया है। चतुश्च चतुश्च चतुश्चैव, ये दोहा किससे लिया गया है? तो संगीत रत्नाकर से लिया गया है। अब देखिए, उत्तरी सप्तक से अधिक 32 थाटों की रचना हो सकती है। मतलब अपना भारतीय संगीत जो है, उत्तरी भारत संगीत जो है, यहाँ से 32 थाटों की रचना
की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत के सप्तकों से 72 थाटों की रचना की जा सकती है। यह वेंकटमखी साहब जी ने इसको सिद्ध किया था मैथमेटिकल मेथड से। देखिए, गणित के द्वारा 72 थाटों की रचना किसने किया? तो वेंकटमखी जी ने किया था। अब देखिए, वेंकटमखी ने 36 थाटों में शुद्ध या तीव्र म लगाते थे। मतलब एक बार शुद्ध मध्यम लगाकर 36 थाट बनाए और एक बार तीव्र मध्यम लगा के 36 थाट बनाए थे वेंकटमखी जी। देखिए, वेंकटमखी की रचना कौन सा है? चतुर्दंडिक प्रकाशिका। चतुर्दंडिक प्रकाशिका, ये रचना जो है, ग्रंथ की रचना वेंकटमखी साहब ने किया था। अब देखिए, संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंगदेव। संगीत रत्नाकर के जो है रचनाकार हैं पंडित सारंगदेव। अब देखिए अगला, बीड़ा के तार पर सर्वप्रथम स्वरों की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे? अहोबल। अहोबल ने सर्वप्रथम बीड़ा के तारों पर स्वरों की स्थापना की थी। देखिए, अगर 36 खुले तार से मध्य षड्ज की उत्पत्ति होती है तो तार षड्ज की उत्पत्ति घुड़त से 18 इंच की दूरी पर होगी। 36 इंच खुले तार से मध्य सप्तक के षड्ज की उत्पत्ति होती है तो तार सप्तक के षड्ज की उत्पत्ति 18 इंच पर की दूरी पर होगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, तानपुरे के चारों तार मिलाए जाते हैं, राग के अनुसार मिलाए जाते हैं। पहला जो है पंचम, मतलब मद्र सप्तक के पंचम और षड्ज षड्ज षड्ज। देखिए, पहला तार को मध्यम से मिला दिए तो 3 तार जो है षड्ज 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 से मिलेंगे। या तीसरा विधि आपका मद्र सप्तक के निषाद से मिला है तो 3 तार और जो है षड्ज 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 से मिलेंगे मध्य सप्तक के, या फिर मध्य सप्तक के चारों स्वर को ले सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दाहिना तबला मिलाया जाता है, आवश्यकता अनुसार षड्ज से, मध्यम से, पंचम से और तार सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। तिगुन की लयकारी लिखते समय 3 स्वर को एक साथ लिख के नीचे से आप मिड वाला या फिर ऐसे लाइन से आप इसको जोड़ देंगे तीनों को। मतलब तिगुन में 3 स्वर होते हैं, इसको याद रखना है। ध्रुपद गाए जाते हैं 4 ताल और शूल ताल में। तो ध्रुपद गायन में कौन सा ताल बजता है? तो 4 ताल और शूल ताल, इसको याद रखना है। ख्याल गाए जाते हैं किसमें? 1 ताल और झप ताल में। 1 ताल और झप ताल में ख्याल गायकी होता है। अब देखिए, रंगमंच पर नहीं गा सकते हैं आप लक्षण गीत। लक्षण गीत में किसी राग विशेष की जानकारी झलकती है, इसलिए आप रंगमंच पर लक्षण गीत नहीं गाएंगे। अगला देखिए, तराना द्रुत लय में गाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्रुपद और धमार में ताने प्रयोग नहीं होती, इसको तान से गाते थे। तो ध्रुपद और धमार में तानों का प्रयोग नहीं होता है। किस गायन शैली में तानों का प्रयोग नहीं होता है? तो ध्रुपद और धमार, याद रखिएगा। ध्रुपद धमार गायन शैली में गमक और लयकारी प्रधान होता है। ध्रुपद धमार गायन शैली में आप गमक दिखा सकते हैं, लयकारी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें तान का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, ठुमरी गाई जाती है राग खमाज में, काफी में, भैरवी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सा म सा प स्वरों से संवाद भाव माना जाता है। संवाद भाव वाले स्वर कौन कौन है? तो षड्ज है, मध्यम है, षड्ज है, फिर पंचम है, तार सप्तक के, ये मध्य सप्तक के हुए। देखिए, षड्ज और मध्यम और षड्ज और पंचम संवादों में 9 और 13 श्रुतियों की दूरी होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मारवा राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं होता है। मारवा राग जो होता है मारवा थाट से उत्पन्न होता है, उसमें तीव्र म लगता है और आपका कोमल ऋषभ लगता है। अर्धदर्शक स्वर कौन माना जाता है? तो पंचम को माना जाता है। जय जयवंती राग को परमेल परवेशक राग माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है इसमें, राग पूर्वी और राग भैरवी को आश्रय राग और संधि प्रकाश राग कहते हैं, क्योंकि इनका नाम जो है थाट पर पड़ा हुआ है और चूंकि ये दिन रात को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। पूर्वी का गायन काल शाम होता है, मतलब रात्रि के प्रथम पहर कह लीजिए या सायंकाल कह लीजिए। सप्तक के पूर्वांग के स्वर कौन कौन होते हैं? सा रे ग म। मतलब सप्तक के पहले 4 कौन कौन है? तो षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम। और उत्तर में कौन है? उत्तरांग में तो मध्यम पंचम और धैवत निषाद। देखिए,
मध्यम जो होता है पूर्वांग में भी आता है और उत्तरांग में भी आता है, इसलिए इसको अर्धदर्शक स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूर्वांग उत्तरांग से वादी संवादी चुनने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि एक वादी पूर्वांग से होगा तो उसका संवादी उत्तरांग से होगा, या वादी आपका उत्तरांग से है तो संवादी उसका पूर्वांग से होगा। इस तरह से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाटों को बताया गया है, जबकि कर्नाटक संगीत में 19 थाटों का प्रचार है। कर्नाटक संगीत में बिलावल थाट को धीर शंकराभरण कहा जाता है और कल्याण थाट को मेच कल्याणी कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत में बिलावल थाट, जो भारतीय संगीत में बिलावल थाट कहा जाता है, उसको वहाँ पे धीर शंकराभरण कहा जाता है, और कल्याण थाट जो भारतीय संगीत का है उत्तर भारत का, उसको दक्षिण भारत में मेच कल्याणी थाट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग केदार, राग भीमपलासी, राग बागेश्वरी, राग मालकोस, चारों में मध्यम वादी स्वर होता है। इन चारों रागों में वादी स्वर कौन है, तो मध्यम है, याद रखिएगा। उत्तरांग प्रधान राग वे हैं जिनमें वादी स्वर उत्तरांग से है, मतलब म प ध नी इसमें से कोई होगा, और गायन दिन के उत्तरार्ध में होगा, मतलब 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूर्वार्ध, पूर्वांग वाला कौन है, तो 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक जो गाए जाते हैं राग, उनको पूर्वांग राग कहा जाता है। देखिए, विवादी स्वर कभी कभी राग में प्रयोग किया जाता है, इससे राग की खूबसूरती बढ़ जाती है, उसकी रंजकता बढ़ जाती है। तीव्र मध्यम को दक्षिण संगीत में प्रतिम के नाम से जानते हैं। तो तीव्र मध्यम को दक्षिण संगीत में तीव्र म कहा जाता है। दक्षिण संगीत में मुख्यतः 7 तालें मानी गई है और प्रत्येक ताल की 5-5 प्रकार है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।